आनंद भैया, दिनेश जी के घर खबर पहुंचा दिए हैं, पर आप देखो। वासुदेव, दिनेश भाई के यहाँ संदेशा गया तो है, लेकिन वो अम्मा जी के अंतिम दर्शन करने नहीं आएंगे। आनंद जी, हमारे साले दिनेश बेटे हैं अम्मा जी के। अंतिम दर्शन तो क्या, अंतिम संस्कार भी तो उन्हीं को करना है। नहीं आएंगे, मानो मेरी, एक बार अनीता जी से पूछ लो, कब तक इंतजार करना है? सरपंच है हमारी, और उनका हुक्म हम पंचों के सर आंखों पर। अनीता, दिनेश भाई के यहाँ संदेशा तो गया है, पर उनकी अब तक कोई खबर नहीं। आएंगे, इकलौते भाई हैं हमारे, अम्मा अब्बा का इकलौते बेटे। इंतजार करते हैं। अम्मा गई तो जा रहे हैं ना आप? क्यों जाए? ताकि अनीता और वासुदेव इज्जत उतारे हमारी, नीचे दिखाए हमें। आज के दिन ये सब भूल जाइए जी। अम्मा जी को अग्नि देना आपका धर्म है और हक भी। नाम का हक है हमारा। ऐसा ना सोचिए जी, हक होने से मिलता नहीं है, हक तो जताना पड़ता है, और जो जरूरत पड़े तो छीनना भी पड़ता है, वरना इस एक हक के साथ बाकी के सारे हक भी छीन सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? छत्तीसगढ़ के जगदीशपुर की निवासी नर्मदा साहू चल बसी थी, लेकिन उनका बेटा दिनेश साहू उनके अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो रहा था। दिनेश साहू के दिल में अपनी मां की मौत के दुख से ज्यादा अपनी बहन अनीता गौर के प्रति शिकवा था। इस शिकवे ने, इस गुस्से ने दिनेश साहू में एक बड़ा अजीब सा भय पैदा किया था। आखिरकार शिकवे का यह बीज बोया कब गया था, और अब सवाल यह था कि बैर और गुस्से का यह पेड़ कितना बड़ा होने जा रहा था। डॉक्टर साहब, वंदना कैसी है? हमारा बच्चा? दिनेश जी लड़का हुआ है, लेकिन माफ कीजिए, हम वंदना जी को नहीं बचा पाए। ये नहीं हो सकता। देखिए, खून बहुत बह चुका था और खतरे के बारे में हम सबको पता ही था। आखिरकार सिजरिन यानी ऑपरेशन करना पड़ा। गले लगाना तो दूर, दिनेश बच्चे को देखता भी नहीं है, बहुत ज्यादा पीने लगा है। दिनेश भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। इस बच्चे का क्या कसूर है इसमें? अम्मा जी, अगर आप चाहें तो हम एक बार बात करें दिनेश भाई साहब से। ना ना दामाद जी, कम से कम आप बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। कहीं उल्टा सीधा बोल दिया तो। नामकरण का क्या सोचा अम्मा? मैंने नाम सोच लिया, प्रसाद। प्रसाद साहू, मेरा पोता प्रसाद। माँ, नहीं आएंगे दिनेश मामा, कैसे आ सकते हैं? इतना सब जो हुआ, जो हुआ सो हुआ। अरे दिनेश भैया के बिना अम्मा जी का दाह संस्कार कैसे हो सकता है? बाबा, माँ कह रही थी
दादी माँ नहीं रही? न्योता भेजा अंतिम संस्कार का। अरे अपनी माँ को अग्नि हम ही दे सके, हमारा हक है। हमारा हक किसी के न्योते का मोहताज नहीं है। दिनेश, थूक दे गुस्सा। प्रसाद को तेरी ज़रूरत है और आगे भी तू ही इसका सब कुछ होगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, इसे पढ़ाना है, पाल पोस कर बड़ा करना है, इसकी शादी करानी है। हम शादी कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, उसकी जान पहचान में एक लड़की है, तो उनके माँ बाप से भी बात हो गई है, हम भी मिले हैं उससे। जयश्री नाम है, पसंद है हमें। उसे पता है तुम्हारी शादी हुई थी पहले, एक बच्चा है। गौरव दिनेश का दूसरा बेटा था, लेकिन दिनेश अपनी पहली शादी से हुए पहले बेटे प्रसाद को अपना बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। दरअसल गौरव के आने के बाद दिनेश साहू प्रसाद से और ज्यादा गुस्सा होने लगा था, और अपनी माँ नर्मदा से भी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नर्मदा के लिए अपने ही बेटे और बहू के साथ घर में रहना मुश्किल होता गया। अम्मा हमारे साथ यहाँ आकर रहने से इनकार कर रही है। कहती है वही उनका घर है जो हमारे बाबा ने बनाया था। कहती है उस घर पर हक है उनका। हक तो है अनीता, पर इस हक को लेकर सबसे बड़ा दुख ये होता है कि इसकी मांग सिर्फ तब होती है जब हमारे अपनों के बीच अनबन होती है। जब सभी लोग प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, तब हक की बात कोई नहीं करता। अम्मा जी, आप जो प्रसाद के लिए दुनिया भर की खुशियां ढूंढ रही हैं ना, वो बाहर दुनिया में ही मिलेंगी। मतलब तुम हमें घर से बाहर जाने के लिए बोल रही हो? घर से बाहर निकाल रही हो? तो क्या गलत बोल रहे हैं? आप जो चाहती हैं वो ना होगा हमसे। जयश्री बिल्कुल सही कह रही है। हम बाबूजी के इकलौते बेटे हैं, ये घर हमारा है। तुम्हारे बाबूजी हमारे पति थे, ये शायद तुम भूल गए हो। इस घर पर मेरा भी हक है, इसलिए तुम दोनों मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। अम्मा जी, इसका मतलब आप हमें घर से निकाल रही हैं? ये हमारे और हमारे बेटे के बीच की बात है। तुम ना बोलो तो ही अच्छा है। वैसे सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। आग तो अनीता की लगाई हुई है अम्मा, हमें सब पता है। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब है मत समझो हमें कुछ नहीं पता। उसी की जुबान बोल रही हो ना। होगी वो पंचायत की सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर अपनी गंदी राजनीति चलाओ। उसे कहो अपनी गंदी राजनीति अपने दफ्तर ही रखे। यहाँ की एक ईंट पर भी उसका हक नहीं। वो इस घर की कभी बेटी थी, हमने दे दबा के उसको विदा कर दिया। उसको कहो इस घर पे नजर भी ना रखे। अभी ये घर हमारा है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो तुम दोनों जाओगे। अम्मा जी ऐसा बोलेंगी, हमने कभी सोचा भी ना था। अम्मा नहीं बोल रही है जयश्री, अनीता बोल रही है। अनीता अम्मा को कठपुतली की तरह नचा रही है, और उसकी डोर वासुदेव के हाथ में। वो हमारा सब कुछ हड़पना चाहता है। और आप प्रसाद की बात भूल रहे हैं। इतना याद रखिएगा, हम अपने खून से लिखकर दे सकते हैं आपको। जब तक अम्मा जी प्रसाद की परवरिश कर रही है ना, तब तक उसका हक, उसका ये, उसका वो कहते कहते सब कुछ हड़प लेंगी। जो आपके हिस्से का है वो भी हड़प लेंगी, और फिर हमारे गौरव के हिस्से का हक भी। वो तो हम होने नहीं देंगे। अम्मा, ये तुम्हारी उम्र है ये सब झेलने की? और प्रसाद भी ऐसा कब तक रहेगा? हमें नहीं पता अनीता, बस इतना जानती हूँ, जिंदगी भर दिनेश अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसको अकल भी कैसे आएगी? उसकी पत्नी जयश्री उसके दिल में जहर भरती है। अम्मा, उन दोनों को अपना समझ लेने दो। तुम बस हमारे साथ हमारे घर चलो। प्रसाद को हम दोनों मिलकर पालेंगे, हम और वासुदेव। अम्मा, जैसे रितेश और प्रीति हमारे बच्चे हैं, वैसे ही प्रसाद हमारा तीसरा बच्चा होगा। हमने बात कर ली है वासुदेव से, वो भी राजी हैं। कोई बेटी के घर ऐसे रहता है? और प्रसाद अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा? वो इस घर का वारिस है। हाँ, लेकिन वो तो बात की बात है ना अम्मा। ऐसी माहौल में प्रसाद नहीं पल सकता। और ये क्या बेटी का घर रट लगाई हुई हो? ये सब दकियानुसी बातें हैं अम्मा। आज की तारीख में तुम्हारी बेटी पंचायत की सदस्य है। कभी सोचा था ये दिन देखोगी? जमाना बदल गया है अम्मा। काश तेरे भैया का दिल बदलता, वो प्रसाद को अपना लेता, उसको अपना हक देता।
इस वक्त हम तुमसे अपना हक मांग रहे हैं अम्मा, बेटी होने का हक। जैसे दिनेश भैया का तुम पर हक है, वैसे हमारा भी है। अम्मा, हमारा भी मन करता है कि हम तुम्हें खुश रखें। हमारा भी हक बनता है कि हम तुम्हारा देखभाल करें जिंदगी भर। देखो अनीता, अगर अम्मा जी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो एक रास्ता है, वो हमारे साथ नहीं पर हमारे पास तो रह सकती है। भाई सामान जरा उतार देना, लेकिन धीरे से। आइए अम्मा जी, आराम से हाथ दे दीजिए। अम्मा जी, हम एक ही घर में तो नहीं होंगे, फिर भी एक साथ ही रहेंगे। आप यहाँ से आवाज देंगी तो अनीता और मैं वहां सुन लेंगे। और हाँ, आजा बच्चा, ओए नहीं रोते नहीं। अम्मा जी, आज से प्रसाद हमारा तीसरा बच्चा रहेगा। वो आप ही के साथ, पर माँ बाप होंगे हम। अम्मा जी घर छोड़कर चली गई। क्या? कहाँ चली गई? वो अनीता और वासुदेव के साथ चली गई। जरूर उनकी चाल है। अरे अब क्या चाल चलेंगे, अम्मा जी खुद अपनी मर्जी से गई है। भाई दिनेश, मैंने सारे रिकॉर्ड 3-3 बार चेक किया है। तुम्हारी कोठी, तुम्हारे खेत, सब कुछ तुम्हारे बाबूजी के नाम पे ही है। मतलब हमारा है ना? हाँ भाई, पिताजी के जायदाद में पहला हक तो बेटे का ही होता है ना। एक बात बताओ प्रदीप भैया, इस जगदीशपुर में पहले पंचायत में सिर्फ मर्द होते थे, अब औरतों के लिए भी जगह हो गई है। तो ये हमारी जायदाद के लिए तो नहीं हो सकता कहीं? जो मेरा घर है, जमीन है, उसमें हमारी बहन अनीता हिस्सा मांग ले। देखो भाई, ये सब जो है कानूनी बातें, मेरा काम है सिर्फ ऊपर से आए ऑर्डर पे अमल करना। हम कौन सा ऑर्डर बदलने को कह रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं ऐसा। देख भाई दिनेश, हक जो है ना अदालत साबित करती है। जताने को कोई भी जता सकता है, कोई भी दावा कर सकता है। मतलब तो जो हमारा घर है, जमीन है, उसमें हमारी बहन हिस्सा मांग सकती है। यदि अम्मा जी चाहें तो अनीता जी को एक हिस्सा मिल भी सकता है। अम्मा जी का हक ज्यादा है या हमारा? यार ये पूरा चित्रपुर और जगदीशपुर जानता है कि तुमने अम्मा जी को घर से निकाल दिया है। अरे बकवास है प्रदीप भैया, अपनी मर्जी से गई है, हमने थोड़ी ना निकाला उन्हें। तो घुमा फिरा के बात तो वही है ना यार। पूरा गांव अभी अनीता जी और उनके पति का गुणगान कर रहा है। बेटी होके भी उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया है। तुम्हारी बूढ़ी माँ और तुम्हारे पहले बच्चे की जिम्मेदारी उठा रही है वो, और बात भी सही है। जो हमारी बहन अनीता है ना, उसकी चाल सही है। चालाकी तो कोई उससे सीखे। अब इसे चाल कहो या जो भी कहो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज अनीता जी ही अम्मा जी की देखभाल कर रही हैं, और अनीता जी पंचायत की सदस्य भी हैं। बिल्कुल नहीं। एक बार कह दिया ना तुम तीनों से, स्कूल जाते समय कोई कुल्फी नहीं खाएगा, आते समय सोचेंगे। लेकिन बाबा, आते समय तो पिस्ता वाली खत्म हो जाती है। बाबा, हम लोग स्कूल जाने से पहले ही कुल्फी खा लेंगे और मुंह भी पोंछ लेंगे। फूफा जी, पहले छोटी वाली कुल्फी लेंगे, फिर बड़ी वाली ले देना। अब तुम तीनों है ना, चुप रहो। छोटी वाली कुल्फी खानी है तुम तीनों को। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं। अरे आजकल तो तू पंचायत की हो गई है। अभी कहाँ अम्मा, 4 महीने में पंचायत की चुनाव है। इस बार तुम्हारे दामाद नहीं लड़ रहे हैं ना? क्यों? अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इज्जत करते हैं। लेकिन उनको भी अपनी टीचरी पे ज्यादा ध्यान देना है। तो बोले अनीता, इस बार तुम लड़ लो। अरे वाह, तो तू सरपंच बनेगी? अब लोगों की अगर मर्जी होगी तो जरूर बनूंगी। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसी को आगे बढ़ाऊंगी। मेरी बेटी इतनी होशियार और होनहार कब हो गई पता ही नहीं चला। आज अगर तुम्हारे बाबा होते बहुत खुश होते। तुम तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। बस मेरे लिए इतना ही मायने रखता है।
अनीता सरपंच बनी, बच्चे बड़े होने लगे, सालों बीत गए, लेकिन उस दौरान दिनेश एक बार भी अपनी मां नर्मदा या अपनी पहली शादी से हुए बेटे प्रसाद को देखने तक नहीं आया। अनीता, अगर मैं यहीं से चली जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा बेटी। खुशी खुशी चली जाऊंगी। क्यों ऐसी बातें करती हो? हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगी अम्मा। लोग कहते हैं कि तू मेरा असली बेटा है, लेकिन मैं कहती हूँ हर माँ बाप को तेरी जैसी बेटी मिले। आप ठीक कह रही हैं। गांव में सभी कहते हैं बेटी हो तो अनीता जैसी। गांव का उद्धार एक तरफ और अम्मा जी का सम्मान एक तरफ। जब अनीता की मां नर्मदा चल बसी तब अनीता गांव की सरपंच थी और बहुत लोकप्रिय भी थी। 19 साल बीत गए थे। दिनेश ने नर्मदा और प्रसाद का मुंह तक नहीं देखा था और अब नर्मदा का शव आंगन में पड़ा इंतजार कर रहा था कि कब दिनेश आएगा और कम से कम अपना आखिरी कर्तव्य निभाएगा। वासुदेव भैया, हम और इंतजार नहीं कर सकते। नहीं आएंगे दिनेश भैया। हम भी देखते हैं हमारे बिना अंतिम संस्कार कैसे होता है। अरे माँ की चिता को अग्नि देना बेटे का ही हक होता है। अरे हमार हक के बारे में कौन पूछ रहा है? 19 साल हो गए, एक बार भी कोई आया मिलने? उल्टा अम्मा जी की खबर भी किसी गांव वाले के हाथ भिजवा दी। देख लीजिएगा, अग्नि भी कोई और ही देगा। इकलौते बेटे हैं अम्मा बाबूजी के। बाबूजी को अग्नि हम ही दिए थे, अम्मा जी को अग्नि हम ही देंगे। हमारा अधिकार है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम। मृत्युंजय महादेवत्राय माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधने ही। अनीता जी, और इंतजार ना करें। हक है दिनेश भैया का। वैसे भी नर्मदा जी की अंतिम इच्छा यही थी। आनंद, अनीता से कहो हमारा अंतिम संस्कार वही करेगी। आपको कुछ नहीं होने वाला। अभी तो आपको रितेश, प्रीति और प्रसाद की शादी देखनी है। हमें इतना लालच नहीं है। वासुदेव और आप सब लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा बेटा होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। प्रसाद को एक बार मिलने के लिए भी नहीं आया। अनीता ही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमें विदा करेगी। जम्बूद्वीपे आकाश मार्गे धर्मराज लोके प्रेतस्य प्रेतत्व मुक्त्यर्थम उत्तमो उत्तम फल प्राप्त्यर्थम ते मया दीयते तव प्रतिष्ठिता खंडे आर्यावर्तैकदेशे जम्बूद्वीपे आकाश मार्गे धर्मराज लोके प्रेतस्य प्रेतत्व मुक्त्यर्थम। दादी का अंतिम संस्कार हो गया। दादी माँ को अग्नि अनीता बुआ ने दी है और 13वीं भी वही करेंगी। इंतजार नहीं हुआ हमारा। दुनिया को बोलेंगे हम तो आए ही नहीं। अब जताएंगे सारे हक। बड़े सातिर लोग हैं, ये चाल है उनकी। पिछले 19 सालों से तुम एक ही सवाल बार बार पूछते आ रहे हो कि बाबूजी की जायदाद की कागजात में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। जब अपना खून दुश्मन हो जाता है ना भैया, संभल कर चलना पड़ता है। संभल कर कहां तक जाओगे मेरे भाई? तुम्हारे बाबूजी को गुजरे हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं और तुम्हारे माता जी को गुजरे हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं बदला है, न कागजात न तुम। हमारी बहन बदल गई है, चालाक लोमड़ी। अगर सच में कुछ बदला है ना
कि तुम्हारे अम्मा जी की जिंदगी बदल गई, खास करके उस दिन से जिस दिन से उन्होंने अनीता जी के साथ रहना शुरू किया है। अरे वो हमारी बहन की चाल थी और अब खुद ही क्रियाक्रम करके वो इंतजार कर रही थी, हम भी कर रहे थे। कितने संदेशे भेजे गए तुमको, आई नहीं तुम। लाश को घर में कब तक रखा जा सकता था भाई। और वैसे भी नर्मदा जी की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी अनीता जी ही करे। अरे वो कहानी अनीता ने अम्मा जी को सिखाई थी ताकि बाबूजी की वसीयत में जो अम्मा का हिस्सा है वो उसे मिल जाए। ऐसा होता है ना? बताओ, ऐसा वो कर सकती है? करने को अनीता जी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक ही चीज कर रही हैं। तुम्हारे अम्मा जी की 13वीं की तैयारी, कल तीज नहाने की रस्म भी अदा होगी। अगर सरपंच अपनी पूरी ताकत लगाए तो कागज बदलवा सकती है ना, इस सही को गलत कर सकती है ना। तुम्हारी बहन सरपंच अनीता जी क्या सही करेंगी क्या गलत, ये उनकी जिंदगी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि तुम सही जिंदगी नहीं जी रहे हो मेरे भाई। तुम्हारे अंदर अनीता जी के खिलाफ नफरत कूट कूट के भर गया है और वो नफरत तुम्हें डरा और दबा कर रखती आई है। अब ये डर तुम्हें कहां तक लेके जाएगा, तुमसे क्या करवाएगा, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता। कागजात बदल देगी ना अनीता? शायद बदलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि नर्मदा जी अनीता जी को बेटी के साथ साथ बेटा भी मानती थी। तीसरे दिन की रस्म को पूरा करने घर के सभी पुरुष निकल पड़े। वो नर्मदा साहू की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे। दूसरी तरफ घर की औरतें अलग से तालाब के लिए निकल रही थीं। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर हवा तंग थी, मानो कुछ होने वाला था। वो लोग अस्थियां बहाने जा रहे हैं, आप जा रहे हो? आज तो काफी कुछ भरेगा। ओम ध्वा अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरपाय शांति, औषध्या शांति, वनस्पत शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्मा शांति। हो रही अनीता, देख देख, सबसे आगे जा। आंखों में खून उतर आया था, कोलाहल मचने जा रहा था, पर असल कोलाहल तो दिनेश साहू के मन में मचता आया था कई सालों से, जो आज खून चखने जा रहा था। इतने सालों से दिनेश एक भय, एक भ्रम से घिरा था कि उसकी बहन उसकी सारी जायदाद हड़पने की फिराक में है। दिनेश के दृष्टिकोण से यह लड़ाई एक जंग थी, उसके हक की जंग। वासुदेव भैया, वासुदेव भैया, वासुदेव भैया, भैया भैया जल्दी चलिए, वहाँ सरपंच जी पे हमला हुआ है। क्या? किसने किया हमला? वो बाकी औरतों के साथ यहाँ पे आने के लिए निकली थी, तभी दिनेश भैया उनके लड़के गौरव ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। चाकू भी था, बहुत खून बह रहा है सरपंच जी का। दिनेश, वो रहा दिनेश। जमील, गाड़ी तेज चलाओ, रोको मत।
उनके हाथों में हथियार है और बेटा निकलना होगा, यहाँ रुक नहीं सकते। जीवन दीप्ति अस्पताल लेकर गए हैं सरपंच जी और उनकी बेटी प्रीति को। साहब बहुत बेरहमी से काटा, बहुत खून बह रहा था। अब सभी ने देखा हमलावरों को? साहब सरपंच जी का भाई दिनेश और उसका बेटा गौरव था। दिनेश के हाथ में कुल्हाड़ी थी और गौरव के हाथ में चाकू था साहब। हम तो तालाब की तरफ जा रहे थे साहब, पता नहीं कहां से अचानक बाप और बेटे आ गए। ना कुछ बोला ना कुछ कहा, सीधे हमला कर दिया अनीता जी पर। अनीता और प्रीति कहाँ है? जीवन दीप्ति अस्पताल लेकर गए हैं दोनों को। लेकिन ये आप वासुदेव गौर, अनीता गौर के पति? जी साहब, ये दिनेश और गौरव ने हम पर भी हमला किया। वो हमारे लिए घात लगाए बैठे थे रास्ते पर हथियार लेकर। जब हमने गाड़ी नहीं रोकी तो गाड़ी पर भी पथराव किया उन लोगों ने। कहाँ हुआ पथराव? ये इसी रास्ते पर। ना भाई, जंगल में फैल जाते हैं इससे पहले कि वो लोग इलाका पार कर जाए। और सर मैं एक टीम दिनेश साहू के घर भेज देता हूँ, शायद वहाँ से कहीं और भागने का प्लान हो उसका। मूव। सब लोग गन्स के साथ रेडी रहो और चारों तरफ फैल जाओ। प्रीति, प्रीति, बाबा, प्रीति कहाँ है तुम्हारी माँ? कैसी है वो? प्रीति बोलना, कैसी है तुम्हारी माँ? बाबा, माँ अब नहीं रही बाबा, उन लोगों ने माँ को मार दिया। वासुदेव जी, हमने पूरी कोशिश की जल्द से जल्द यहाँ लाने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि खून हद से ज्यादा बह गया है, इसलिए दिनेश साहू, तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। अनीता जी तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में चल बसी है। अब चार्ज हत्या का लगेगा। हमें चार्जवाज से कोई मतलब नहीं है इंस्पेक्टर साहब। रत्ती भर गलत नहीं किया, जो किया बिल्कुल ठीक किया। औरत ही ऐसी थी वो औरत बहन थी तुम्हारी, जिसने न सिर्फ तुम्हारी माँ की देखभाल की, तुम्हारे बड़े बेटे की भी जिम्मेदारी उठाई। 19 साल से सुनते आ रहे, उसने हमारी सारी जिम्मेदारी उठाई। कोई ये नहीं जानता कि ये सब उसकी साजिश थी। उसने जानबूझकर ये किया ताकि वो हमसे सब कुछ छीन सके जो कुछ हमारा था। हमारी अम्मा को भी हमसे छीन लिया। किसी ने कुछ नहीं किया दिनेश। पूरे 19 साल तक तुम अपनी अम्मा और अपने बड़े बेटे से नहीं मिले। अनीता की चाल थी, लोमड़ी थी, लोमड़ी दूर का सोचती थी। दुनिया को जताना चाहती थी कि वो बेटी और बेटे दोनों का फर्ज निभा सकती है। हमारे बारे में झूठी झूठी बातें फैला दी। ऊपर से सरपंच थी। क्या कुछ नहीं किया उसने हमें हमारी अम्मा और हमारे बेटे से अलग करने के लिए, जायदाद से अलग करने के लिए। माँ को अग्नि देने का अधिकार भी हमसे छीन लिया। वो अधिकार सिर्फ हमरा था, हमरा। बकवास बंद करो दिनेश, हमने सारी पूछताछ कर ली है। तुम्हें संदेशा भेजा गया था, तुम्हारे घर आदमी भी भेजा गया था। पूरे 3 घंटे तक तुम्हारा इंतजार किया गया था, लेकिन तुम नहीं आए। गुस्सा थे हम उन लोगों पर। वो हमारे सारे हक छीनना चाहती थी, सारे अधिकार हमसे छीनना चाहती थी। तुम पागल हो गए हो दिनेश, मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हो। हम पागल नहीं हुए। तहसीलदार दफ्तर जाकर कागज की छानबीन कर लो, वहीं से हमें पता चला जो औरत हमें हमारी माँ और बेटे से अलग कर सकती है, जो माँ को अग्नि देने का हमारा हक छीन सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। वो जायदाद के कागज बदल सकती है, वसीयत बदल सकती है। हमें अनीता को मानने का बुरा नहीं लग रहा। हमें तो बुरा लग रहा है कि हम वासुदेव के टुकड़े नहीं कर सके। बड़ा आदर्शवादी मास्टर समझता है अपने आप को, लालची चोर। उसकी भी नजर थी हमारी जायदाद पर। सर मैं उसे क्यों भड़काऊंगा? इससे मेरा क्या फायदा होता? वो 19 साल से इसी दर्द में जी रहा था कि अनीता जी एक न एक दिन उसकी जमीन और उसकी कोठी अपने नाम कर लेगी। लेकिन उसने तो कहा कि तुमने उससे कहा कि वो ऐसा करने वाली है। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि उसके दिमाग में ना एक वहम बैठ गया था। तो तुमने कभी उसको डराया नहीं, कभी आगाह नहीं किया कि वो ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं सर।
और फर्ज कीजिए मैंने कभी कुछ ऐसा बोल भी दिया होगा, तो क्या एक आदमी इतना बेवकूफ हो सकता है कि उसे सच मान के अपनी बहन की हत्या कर दे? सर कोई पागल बाप ही होगा जो खुद की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दे और अपने बेटे की भी। क्यों किया तुमने ऐसा? करना पड़ा। अम्मा को अग्नि देने का हक छीन लिया था हमसे। बैठे बैठे जायदाद मिल जाती उसे। अरे ऐसे कैसे मिल जाती उससे जायदाद? सब कुछ तो हमारा ही था ना। अम्मा जी के जाने के बाद तुम्हारा हो जाता और तुम्हारे जाने के बाद हमारे गौरव को। लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया। खुद तो डूबे, हमारे गौरव को भी ले डूबे। दिनेश साहू और उसके बेटे गौरव साहू को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इस हत्याकांड ने सारे गांव को झकझोर कर रख दिया। अनीता गांव की सरपंच थी और इस गांव के हर घर से उसका रिश्ता था। अनीता ने गांव के उद्धार के लिए भरपूर मेहनत की थी और साथ ही ना सिर्फ उसने अपनी फैमिली की देखभाल की, बल्कि अपने भाई की पहली पत्नी वंदना से हुए बेटे प्रसाद को भी अपने बेटे की तरह पाला और अपनी बूढ़ी मां की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली। दूसरी ओर दिनेश एक ऐसे डर और वहम का शिकार था जिसका कोई आधार नहीं था। अपने हक को लेकर तो दिनेश काफी उत्तेजित हो जाता था, लेकिन वही जोश उसने अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कभी नहीं दिखाया। 19 सालों में दिनेश अपनी मां और अपने पहले बेटे प्रसाद को देखने कभी नहीं आया और इस बात का गवाह पूरा गांव था। और अब इतना बड़ा संगीन जुर्म करने के बाद उसे कोई पछतावा भी नहीं था। बड़े दुख की बात है कि अनीता गौर को इस तरह अपने भाई के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। पारिवारिक रिश्तों में आपसी गिले शिकवे, गुस्सा, जलन, मनमुटाव, ये सारी भावनाएं लंबे अरसे तक छुपाई जा सकती हैं। ये भावनाएं आपको ऐसी यातनाएं दे सकती हैं कि जिनके सामने बाहर की दुनिया द्वारा दिया गया दर्द, तकलीफ, टेंशन बहुत ही फीका लगने लगता है। अक्सर हमारे प्रोफेशनल फील्ड के उतार चढ़ाव या वहां के लोगों के साथ अनबन का सामना करना आसान होता है, लेकिन पारिवारिक झगड़ों को सहन करना असहाय हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? मेरी दीकरी को घेर लिया था उन लोगों ने। उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। શું કરો છો? શું કરો છો મારી દીકરી के साथ? क्यों परेशान कर रहा है इसे? ओ काका शांति रखो ने। अरे हम नैना से बात कर रहे हैं। बात कर रहे थे। हाँ। नैना का चेहरे को देखकर कहीं भी नहीं लगता कि तुम लोग उससे बात कर रहे थे। बंसी काका तुमने लगे बात करना छेड़ना है तो नैना भी हमें छेड़ रही थी। तुम्हें तो बात कर रही थी ना हमारे साथ। ए चंदन के बच्चे, वो अपने रास्ते जा रही थी, तुम लोग इसको घेर रहे थे। केम बूम पड़ो छो काका। अरे हम लोग फ्रेंड्स लोग हैं, फ्रेंड्स। हंसी मजाक चल रहा था, जोक सुना रहे थे, चुटकुले। गंदा गंदा मजाक करने को चुटकुला सुनाना कहते हैं? इतना ही मजाक करने का शौक है ना, तो अपने घर जाकर बाप बहनों के साथ करो मजाक। ए काका लिमिट में रहो। हाँ, हमारी बाप बहन को बीच में नहीं लाने का पहले ही बोल देता हूँ। तो मैं भी बोल देता हूँ, आज के बाद नैना के आसपास भी दिखाई दिया ना, छोड़ूंगा नहीं ये केक को। ओ काका ये धमकी किसी दूध पीते बच्चे को देना, सर डर जाएगा। और जरूरत पड़ने पर ना हम लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना आता है। धमकी आप पूछे? देख लेना, देख लूंगा तुम सबको। चल चल देख लूंगा तुम सबको। हाँ। ओ काका डिग्री ने बांधी ने रखो, पता चला दौड़ी दौड़ी फिर आ गई हमारे पास। दौड़ोगे तुम लोग, अपनी जान के लिए दौड़ोगे तुम सबके सब, छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। सब वो तीनों लफंगे मेरी दीकरी नैना को छेड़ रहे थे। कौन है तीनों लड़के? एक तो छे वरुण मिस्त्री, एनो मोटो भाई अतुल मिस्त्री, अने एनो काकानो दीकरो चंदन मिस्त्री। गंदे भद्दे चुटकुले सुनने को मजबूर कर रहे थे मेरी नैना को। कहाँ रहते हैं ये लोग, कुछ पता है? पड़ोसी छे साहब। उफरती मनी धमकी आपी कि मैंने कुछ किया तो मुझे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बात शू करवानी साहब? वो तीनों भी तो कह रहे थे कि मेरी नैना के साथ बात कर रहे थे। उसको छेड़ना बात करना कहते हैं साहब। हूँ कहूँ साहब ये रफ्तार करो। बंसी भाई मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करूंगा उनसे। बात करने से कुछ नहीं होगा साहब। आप मेरे शिकायत दर्ज करो, हमलाज दर्ज करो साहब। जो जरूरी है हम करेंगे, अब आप हमें अपना काम करने दो। ये तीनों छटे हुए हैं साहब, जब तक डंडे ना पड़े सुधरेंगे नहीं। मैं खेत में जा रहा था, तभी मैंने देखा अपनी आंखों से, छेड़ रहे थे इसे। है नैना, ये लोग रोज छेड़ते तेरे को? नहीं बा। हर्षिता
तुझे भी परेशान करते हैं लोग? ना पा। अगर छेड़ते भी होंगे ना तो आगे से हिम्मत ना होगी सालों की। जब तक पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती हूं चुप ना थी बेसवानो, छोड़ूंगा नहीं सालों को। मानी सगुन साहब, हमसे बात कर रहे थे नैना से। बेटा, अगर सिर्फ बात कर रहे थे तो लड़की का बापू यहाँ पर आके तुम्हारे खिलाफ एनसी नहीं लिखवाता। नैना से पूछो नहीं साहब, वो भी हमसे बात कर रही थी, है ना? हाँ बताओ ना। हाँ साहब, हम सब के बीच में से सब मजाक चलता रहता है। जोक कर रहे थे सर, बस जोक कर रहे थे? हाँ साहब, अश्लील जोक कर रहे थे? नहीं साहब, बंसी का कहने झूठ बोल रहे साहब। अच्छा, और सारे गांव वाले भी झूठ बोल रहे हैं? सबसे बात की है मैंने, एक नंबर के लुच्चे और बदमाश हो तुम लोग। नहीं सर, ये सच नहीं है। लड़कियों को छेड़ते हो, औरतों को छेड़ते हो, मजाक उड़ाते हो सब लोगों का। नहीं ना, पर बहु फॉरवर्ड से। हाँ साहब, वो हम तीनों को वो चुटकुले सुना रही थी जो कॉलेज में सुनकर आई थी साहब। हाँ साहब, हम सब के बीच में ऐसा चलता रहता है। हाँ साहब, ये सब अब और नहीं चलेगा। एनसी हुई है इसलिए तुम लोगों को वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। एक बारी और शिकायत आए ना तुम लोगों की, तुम्हारी खैर नहीं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसेड़ दो, वरना डंडे मार मार के घुसेड़ दो, समझ गए? गुजरात के एक गांव में हुए इस छेड़छाड़ के तनावपूर्ण किस्से को 3 महीने हो गए थे। सर्दियों का मौसम आ गया था और कड़ाके की ठंड में एक रात 16 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट नैना बंसी राठौड़ गायब हो गई। ए मगनिया, आओ आओ, तापड़ो आओ। नैना, 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 हे भाई, मेरी नैना को कहीं देखा क्या? नहीं, पर इतनी रात को तेरी दीकरी कर क्या रही थी बंसी? साझे लकड़ी लेने के लिए गई थी, अजी सुधी आवी नहीं। अरे बंसी, शांत तो कब की खत्म हो गई, અત્યારે तो 9:30 बजने को आए। शिवराज भाई, મને बहुत डर लागे छे, मेरी नैना पता नहीं कहाँ चली गई। તમે शांति रखो बंसी भाई, पूरे गांव वालों को बुलाते हैं और नैना को ढूंढते हैं। हाँ, चल के गोविंद को भी बुला लेते। हाँ, आप सब लोग गांव वालों के साथ गोविंद भाई के घर आ जाओ। हाँ, जल्दी आना। ठीक है, चलो। गोविंद भाई, गोविंद भाई। अरे बंसी भाई, आटली रातना શું થયું? गोविंद भाई, मारी दीकरी नैना गायब થઈ गई છે। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वो शाम को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई थी, पाछे आवी नहीं। हेलो हेलो, देखते हम लोग आते, चिंता ना करो। हाँ, नैना, 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 नैना। જીવરાજભાઈ, બંસીભાઈ, આપણે ઘરે ઘર જઈને જોવું જોઈએ। हो सकता है शायद किसी के घर में हो। पर गोविंद भाई, लड़की इतनी रात गए, किसी के घर क्यों गई होगी? मतलब शू खबर, चक्कर बक्कर आया हो, गिर गए हो कहीं? हाँ, शू को जो आप पूछो तो घर घर जाके देखते हैं। हाँ 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 बंसी भाई, चलो। बा, શું થયું? और बापू कहाँ है? तू सोई जा, जा सोई जा अंदर जा। बा, बोलो ना, શું થયું? बापू कहाँ है? नहीं ना, अभी तक लौटी नहीं है। तेरे बापू और सब गए हैं ढूंढने। गांव के हर गली हर घर में ढूंढ लिया, पर क्या ही नहीं देखा थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता वास्ता भूल गई हो या कहीं सो गई हो? ऐसा कैसे सो जाएगी? हाँ, और वो भी इतनी ठंड में। और अगर सोई भी होती तो घर वाले आकर बता देते। वो मिस्त्री के घर में चल के देखते हैं। वो उसके घर में नहीं देखा अभी। वो तीनों लड़के, वरुण मिस्त्री, अतुल मिस्त्री और काका नो दीकरो चंदन मिस्त्री, कहीं इन तीनों ने तो कुछ खरू कही जोवा मासूस है। हाँ हाँ भाइयों, वहाँ देख के आते हैं। हाँ, चलो चलो भाई, आओ। हेलो हेलो, चलो 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 चलो। શું થયું? મારી દીકરી નૈના કાં છે હિતેશભાઈ? नैना? हाँ, મને શું ખબર? તમારો છોકરો कहाँ है? वो जहाँ भी है, तारे शू? મારી નૈના ગાયબ છે હિતેશભાઈ।
हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। खबरदार, गांडा થઈ ગયો કે તમે? તારી દીકરી મારા ઘરમાં ક્યાંથી હોય? શું થયું વરુણને બાપુ? આ જો, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। क्यों? हमारी नैना गायब छे। अरे आमने छू खबर बंसी काका? इस वरुण के बच्चे को पता होगा क्या छे नैना। क्या पागल बने काका, मुझे कहाँ से पता होगा आपकी नैना कहाँ है? अरे हितेश भाई, हमने गांव का हर एक घर ढूंढ लिया, बस તમારો ને ભાવેશભાઈનું જ ઘર બાકી છે, જોઈ લેવા દો ને। अरे ये बंसी ने દીકરી મારા ઘરમાં ક્યાંથી હોય? नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा ना, ढूंढने से क्यों रोक रहे हो? देखो देखो देखो, जो जो हट जाओ, देखो देखो। चल आओ चल। अंदर तो नहीं, यहाँ पर नहीं। एक काम करते हैं, भावेश भाई के घर चल के देखते हैं। आओ चलो। अरे तुम लोग भी क्या बंसी बानी जेम गांडा થઈ ગયા છે क्या? हाँ, अरे नैना बच्ची थोड़ी नहीं तो बोल ना पाए, अक्खा गांव पहचानता है उसको। अरे दूसरे घर में क्या करेगी वो? बरोबर है हितेश भाई, लेकिन देखने में क्या है? हाँ चलो चलो चल भाई, चल 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 चलो। એ આ શું ચાલે છે ભાઈ? हितेश, આ શું છે? बंसी ની દીકરી नैना खोई गई है भावेश। तो तुम्हारे और मेरे घर में ढूंढेंगे? नैना यहाँ कैसे हो सकती है? यही तो कब से समझा रहा हूँ इनको। जो मिल गई नैना? क्या लगता है तुम लोगों को हम क्या चोर डाकू हैं जो गांव की बेटी को अगवा करेंगे? भाभी भाई शांति रखो, देखो गांव के एक 16 साल की लड़की गुम हो गई है और हम सभी उसे ढूंढ रहे हैं, अपनी फर्ज है ना। फर्ज एक बात है गोविंद, लेकिन ये क्या बात हुई? गांव के हर घर में जाके ढूंढोगे जैसे वो गुनहगार हैं? ये ठीक नहीं हो रहा है, कही दो छुआ। શું થયું? શું થયું? अकेले भेजाई क्यों था आटला अंधाराમાં? ઘરમાં લાકડા ખલાસ થઈ ગયા હતા, इतने सालों से वही तो लेने जाती है ना, મને શું ખબર अब अचानक गायब થઈ जासे। बंसी भाई, जंगल के ऊपर जाकर ढूंढते हैं, सबसे अच्छा लाकड़ा वहीं पर मिलता है, हो सकता है वहीं पर भटकी गई हुए। ठीक कैसे है शिवराज भाई, અત્યારે જઈને ગોતવું જોઈએ। ठीक છે, હાલો હાલો ચાલો, હાલો જોયા મોડું ન થાય, ચાલો। नैना 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 बंसी भाई, गोविंद भाई, અહીંયા આવો। गांव के पास के जंगल में नैना का शव एक पेड़ से लटका पाया गया। उस शाम को नैना जंगल में चूल्हे के लिए लकड़ियां जमा करने गई थी और फिर वो वापस लौटी ही नहीं। क्या हुआ था नैना के साथ? रास्ते में कुछ हुआ था या फिर जंगल में? और अब शुरू हुई तहकीकात नैना राठौड़ के मर्डर की। जी हाँ साहब, लाश हमने ही नीचे उतारी थी। आत्महत्या करवा માટે નૈના પાસે કોઈ કારણ હતું? ये तो हूँ कही રીતે કહી શકું साहब, आप बंसी भाई और अल्पा भाभी से पूछेंगे तो शायद कुछ पता चले। बंसी भाई,
मेरी दीकरी आत्महत्या नहीं कर सकती साहब। शा माटे करती वो आत्महत्या? बंसी भाई, आपकी बेटी की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। उसको कोई कमी नहीं थी साहब, बहुत खुश थी, सभी लड़कियों की तरह थी मेरी नैना। तो वो आत्महत्या क्यों करती साहब? सिर्फ 16 साल की तो थी। लाकड़ा लेने गई थी साहब, आत्महत्या का तो सवाल ही नहीं होता। नैना ने आपसे कुछ कहा था? किसी बात को लेकर परेशान थी वो? हम लोग गरीब जरूर है साहब, पर इज्जत की जिंदगी जीते, मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेक देते। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मेरी नहीं ना आत्महत्या कर ही नहीं सकती। उसका खून हुआ है साहब, मार डाला है उसे। आपका मतलब है कि आपकी बेटी को मारने के बाद पेड़ से लटकाया गया? वो मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती साहब। तमने कोई पर शंका है? वही तीनों लफंगे और साहब ने तो बद्दू खबर छे। कौन तीन? पड़ोस में रहे छे साहब, हितेश मिस्त्री का बेटा वरुण मिस्त्री, अतुल मिस्त्री, उसके चाचा का लड़का वो चंदन मिस्त्री। हाँ सर, 3-4 महीने पहले इन्होंने एनसी दर्ज करवाई थी इन तीनों के खिलाफ। क्यों? नैना को छेड़ते थे वो तीनों। उठो, अब भी उठो। मेरा दिख रहा है, सब कर ही नहीं सकते साहब यकीन मुझे पता भी नहीं था कल शाम नैना कहाँ थी। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था इन लोगों से, 3 महीने पहले कहा था सुधर जाओ, ये तो बहुत डंडे पड़े। क्यों कोच साहब, मैंने तो कमरे नहीं थी साहब। ये तीनों नैना को छेड़ते थे, इनके खिलाफ एनसी दर्ज हुई और तुम लोगों को पता तक नहीं है। ऐसे परवरिश करते अपने लड़कों की। मेरा छोकरा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो। यही बेड था? हाँ, जीवराज भाई सौ पे लाजू दुपट्टे से लटकी हुई थी, हम सबने मिलकर नीचे उतारा। सिर्फ बोलना काफी नहीं होगा, सच्चे सचो बोली ना को, नहीं तो पछिया बोल। सोलन खाऊचू साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, हम कल शाम नैना से मिले तक नहीं थे। बंसी का काम पर खुन्नस खाते हैं, इसलिए वो भड़ास निकाल रहे हैं साहब। मैंने बोला था तुम तीनों को, एक और शिकायत आई तो डंडे ही डंडे पड़ेंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं था कि उसकी लाश कहाँ मिली। बेटा रुकने नहीं चाहिए, इनको समझ आना चाहिए कि किसी लड़की को छेड़ना और फिर उसकी जान लेना, उसको मार डालना, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। साहब रोको, आलो करो साहब, मारा दिकरा बेकसूर छे। उस बंसरी ने गलत इल्जाम लगाया है साहब। आपके बेटों ने आपको लिखित रूप में दिया था क्या कि वो कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे? बंसी भाई ने जब कंप्लेंट की थी उनके खिलाफ, तभी समझ जाना चाहिए था आपके लाडले बेटों को कि नतीजा कितना बुरा होने वाला है। सर, मेरे बेटे ने अगर किसी को छेड़ा भी है ना, तो मैं माफी मांगती हूँ सर, लेकिन मेरा बेटा किसी का कत्ल नहीं कर सकता साहब, नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दो, तब पता चलेगा कि आपकी बिगड़े औलादों ने कत्ल के पहले कितना नाम रोशन किया आपके खानदान का। बंसी भाई, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी जरूर। उससे क्या होगा गोविंद, हमारी नैना पाछी तक नहीं आवे ने। बा, नैना दीदी कह रही गई थी शाम को चूल्हा में लाकड़ा खत्म થઈ गया था। मैंने कहा नैना जल्दी से जाके लाकड़ा लेके आ। मुझे थोड़ी खबर थी ये सब हो जाएगा। इन लड़कों ने गांव के नाक में दम करके रखा है। मैंने एक नहीं कई दफा हितेश भाई और भावेश भाई को समझाने की कोशिश की कि लड़के हाथ से निकल रहे हैं, लगाम डालो, अंकुश रखो, पर मारी बात कोई सामने तब ना। पढ़ा तो हद भी पार हो गई भाई, गांव की लड़की का जंगल तक पीछा करो और फिर पता नहीं क्या क्या किया होगा मारने से पहले। चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को एक नया रुख दे दिया। यह साबित हो गया कि यह सुसाइड का केस तो कतई नहीं है। नैना के पिता बंसी का आरोप सही साबित हुआ कि नैना का कत्ल किया गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी का जिक्र था और इस सब की वजह से वरुण, अतुल और चंदन मिस्त्री पर शक का रंग और गाढ़ा हो गया। ये सब हुआ मेरी नैना के साथ। वो लोग छूटेंगे नहीं बंसी भाई, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। आपने उन्हें छोड़ दिया था साहब। मैं आया था आपके पास, विनती करी हती, गिरफ्तार करो उन सालों को। मैंने बोला था आपको, बात करने से कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। ગોવિંદભાઈ, મને પહેલાથી લાગતું હતું કે ઉન કમીનોને उस बेचारी के साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा। मैं उन्हें सजा तो दिलवा के रहूंगा। તમે ડરો નહીં બંસીભાઈ, પૂરું ગામ તમારી સાથે છે, પૂરા ગામ। वरुण और अतुल ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन पुलिस कह रही है हमारे जिक्रों ने नैना के साथ। मैं तो बता भी नहीं सकता, गांव वाले हमारा जीना आराम कर देंगे। હું માનું છું कि चंदन थोड़ा गैर जिम्मेदार है, पूरा दिन मजाक मस्ती करता रहता है, लेकिन वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि इन तीनों ने नैना के साथ। क्या बोले, क्या करें, कहीं समझातू नहीं। हमने कुछ नहीं किया साहब। आगे तुम तीनों को कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सीधा सीधा बता दो रेप किसने किया था। जल्दी बोलो। सब इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब, मेरा भी नहीं साहब, कसम साहब मैंने भी कुछ नहीं किया साहब, कसम से साहब। मर्डर चार्ज, रेप चार्ज और लड़की नाबालिग, पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे या फिर शायद नैना की तरह लटकोगे। भगवान कसम साहब, हम सब निर्दोष हैं साहब, हमारा यकीन कीजिए साहब, हम निर्दोष। वरुण, तेरे दोनों भाई गिड़गिड़ा रहे हैं, तू बड़ा खामोश सा बैठा है। शो अच्छा, तूने रेप और मर्डर किया है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की के प्राइवेट पार्ट से वीर्य के ट्रेसेस मिले। आसिफ, इन तीनों के सैंपल्स लेबोरेटरी भिजवा, बहुत जल्द पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन था वो जानवर, किसने क्या किया और कैसे किया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर मेहता बोलो छू। कुछ नया मिला? नया तो है, जो पहले सर्च में रह गया था। शू डॉक्टर साहब? मैं विक्टिम के कपड़े घनश्याम हवालदार को दे रहा था, तब स्वेटर में से मुझे कुछ मिला। आशु जी, इसके स्वेटर के पॉकेट में था। ये नोट पहली बार हमें नहीं मिला था, क्योंकि हमने पहली बार उसके कपड़े चेक ही नहीं किए थे। क्या लिखा है नोट में? ये सुसाइड नोट मालूम होता है। क्या? हाँ, और लेटर में नीचे नैना राठौड़ के सिग्नेचर भी हैं। इस सुसाइड नोट ने इस केस को सर के बल उलट दिया। अब तक यह स्पष्ट होता चला था कि यह एक मर्डर केस है और शायद रेप और मर्डर केस है। क्या यह सुसाइड नोट अब इस केस की हकीकत पर रोशनी डालता? आखिरकार क्या हुआ था नैना के साथ? वरुण, अतुल और चंदन, इन्हीं तीनों ने मिलकर मुझे मारा है, यही मेरे कातिल। सर, नैना का काफी साफ इशारा है इन तीनों के खिलाफ। पर आसिफ, नैना ने ये नोट कब और कैसे लिखा होगा? उसे कैसे पता कि उस पर अटैक होने वाला है? और जाहिर है अटैक होने के बाद तो वो लिख नहीं सकती। साहिब, नैना तो लकड़ी लाने गई थी, वहां वो पेन और कागज क्यों लेकर जाती? जहां हमें लाश मिली वहां हमें पेन और पेपर तो नहीं मिला। कुछ नहीं मिला साहिब। सर, इस केस में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। बिल्कुल, इस केस में काफी कुछ हटकर है, जिस पर से हम बहुत जल्द पर्दा उठाएं।
आसिफ, 21 जनवरी को नैना गायब हुई और उसकी मां का कहना है कि वो शाम को 6 बजे लकड़ी लेने के लिए गई थी। शाम को उसका बापू घर लौटता और देखता बेटी अभी तक वापस नहीं आई है और वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो सारे गांव को इकट्ठा करता है और सब लोग उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के एक घर की तलाशी ली जाती है, ऐसा गांव वालों ने अपने बयान में बताया, जिसमें मिस्त्री परिवार के घर की भी तलाशी होती है। भावेश और हितेश मिस्त्री, जिनके बेटे हैं आरोपी वरुण, अतुल और चंदन। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर जंगल में पहुंचते उसके बाद और देखते हैं नैना की लाश पेड़ से लटकी हुई है। आसिफ, अगर इन 3 लड़कों ने ये कांड किया है, उन्होंने जंगल में किया होगा और फिर घर वापस आ गए। सर, बंसी राठौड़ ने रात 9:30 बजे गांव वालों को चिल्लाकर बुलाया था, ऐसा जीवराज ने अपने बयान में बताया। हे भाई, मेरी नैना को कहीं देखा क्या? अरे बंसी, शांत तो कब की खत्म हो गई, અત્યારે तो 9:30 बजने को आए। आसिफ, नैना ऐसी चिट्ठी कैसे लिख सकती है कि वरुण, अतुल और चंदन उसके हत्यारे हैं? सर, हो सकता है चिट्ठी किसी और ने लिखी और उसे कपड़ों में डाल दी हो। जब गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे तो उन्हें लाश मिली, फिर वो लाश को नीचे ले आए। जब लाश नीचे लाई जा रही थी, क्या तब किसी ने ये चिट्ठी नैना के कपड़ों में छुपा दी होगी? या फिर ये चिट्ठी पहले से कपड़ों में मौजूद थी? सर, शायद ये कांड किसी और ने किया है, लेकिन इल्जाम इन 3 लड़कों पे लगा रहा है। लेकिन आसिफ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से 2 सच तो साबित होते हैं। पहला ये कि ये सुसाइड नहीं था, ये कत्ल था, और दूसरा, कत्ल के पहले सेक्स हुआ। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला? तो कुछ बातें करनी, आजा। શું થયું સાહેબ, કઈ ખબર મળ્યા કે? खबर तो मिली है, बातें करनी है तुझसे कुछ, चल। मैं कुछ समझा नहीं साहब। सीधो सवाल छे बंसी, गोविंद से तुम्हारी अच्छी बनती है? हाँ। बंसी भाई और अल्पाबेन, आप दोनों हमारे साथ चलो। શા માટે साहब? गोविंद ने क्या किया? અમારે કો સાહેબ આને की क्या जरूरत है? हाँ, और મારી દીકરી હર્ષિતા સ્કૂલેથી ક્યારે બી આવશે તો? हर्षिता ની चिंता તમે नहीं करो, हर्षिता है हमारे पास। हर्षिता तुम्हारी पास है? साहब, ये सब हो क्या रहा है? 2 घंटे पहले हमने हर्षिता को स्कूल से पिकअप किया। हर्षिता, आज आपको किस किस सब्जेक्ट में होमवर्क मिला? सब में सर, भूगोल, गणित, गुजराती, हिंदी। बैठो। बेटा, हमें आपके लेसन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, और 1 घंटे पहले हमने गोविंद को उठवाया। साफ साफ बोलो ना साहब। सब साफ हो जाएगा, चलो। बंसी और अल्पा, नैना के कातिल तुम दोनों। તમે પાગલ થઈ ગયા છો સાહેબ? अपनी दीकरी का कत्ल हम करेंगे? तुम्हारी चोरी और चालाकी पकड़ी गई है। तुम लोगों ने सब कुछ इस तरह से प्लान किया जिससे ये लगे कि ये कत्ल है, और जिसे अंजाम उन 3 लड़कों ने दिया, चंदन, वरुण और अतुल। लेकिन ये ढोंग कुछ ज्यादा ही कर दिया तुम दोनों ने। बच्ची के स्वेटर में एक चिट्ठी डाल दी। इतनी समझदारी दिखाने के बाद ये बेवकूफी कर दी। आसूच है, इसमें लिखा है वरुण, अतुल और चंदन, इन्हीं तीनों ने मिलकर मुझे मारा है, यही मेरे कातिल है। अब नैना तो ये चिट्ठी लिख नहीं सकती, ये भी कोई पूछवानी बात है सर। तो पूछवानी बात ये है, ये चिट्ठी किसने लिखी? मने नहीं खबर साहब। सर, हमारी हिंदी ने लेसन बुक है। हर्षिता, आपकी हैंडराइटिंग वाकई बहुत अच्छी है। बंसी, ये चिट्ठी तुम्हारी छोटी बेटी हर्षिता ने लिखी थी, और पता है, उसी ने हमें तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त गोविंद तक भी पहुंचाया।
हर्षिता, बेटा 21 जनवरी की रात को क्या हुआ था? मैंने नहीं खबर सर। बेटा ये हैंडराइटिंग आपकी है? हाँ सर, आ तो मैं જ લખું છે। બા, નૈના દીદી ક્યાં ગઈ છે? તું જલ્દી રોટલી ખાઈ લે પછી સૂઈ જા। કેટલી ઠંડી છે ને। લાકડા લેવા ગઈ છે। मुझे भी जाना था लाकड़ा लेने। तो फिर कभी जाना। हाँ, अभी जल्दी खा के सो जा। और फिर बा ने मुझे सुलाया। खेलने के बाद मैं बहुत थक गई थी, इसलिए फिर मैं जल्दी सो गई। बेटा फिर ये चिट्ठी कब लिखी? सोने से पहले। और किसने लिखवाई? बापू ने। सेने माटे बापू, मुझसे ये सब क्यों लिखवाया? हर सवाल का जवाब नहीं होता और तुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चल हमारा सुई जा। हाँ? फिर मैंने बा को रोते सुना। जब मैं बाहर आई तो बा ने कहा कि नैना दीदी अब तक लौटी नहीं। बा, सोती हूँ और बापू कहाँ है? तो सोई जा, जा सोई जा अंदर जा। थैंक यू बेटा। अब आप आंटी के साथ जाकर दूसरे कमरे में बैठिए, आपके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता भिजवाते हैं, ठीक है? हर्षिता गेली थे गे साहब, मैंने उसे कुछ भी नहीं लिखाया। बस भी करो बंसी। हर्षिता से बात करने के बाद हमने गोविंद को उठाया और पिंजरे के डर से वो तोते की तरह पटपट सब बोल पड़ा। बोले ना साहब, शू बात है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कब से बंद करके रखा है यहाँ। पहले तो तू बताएगा कि 21 की शाम को क्या हुआ था। तू बोलेगा कि नैना कैसे मरी थी। साहब आपसे कोई भूल चूक हो गई साहब। साहब अच्छा कहो साहब, मैं तो नैना को ढूंढने में मदद कर रहा था साहब। सीधे सीधे बोलेगा या डंडा डाल के हलक से आवाज निकाले? अच्छा कहो साहब, वो मैंने खुद में कुछ नहीं किया साहब। किसने किया गोविंद? साहब सब पौने छः बजे वो बंसी भाई साहब मेरे घर पे आए थे साहब। अरे बंसी भाई आओ आओ બેસો। તું ચાલ મારી સાથે। શું થયું શું? અરે તું ચાલ ના। હા પણ એટલા ઘબરાયેલા કેમ છો તમે? કાઉ છું। बड़ी हड़बड़ी में बंसी भाई मुझे अपने घर ले गए। बंसी भाई હવે તો બોલો શું વાત છે? हाँ भाभी बोलिए ना। हाँ बंसी भाई अंदर चल। कौन सा? फिर वो हर्षिता सो गई ना, उनकी छोटी बेटी, तो रात को फिर मैं और वो बंसी भाई लाश को बाहर लेकर। बंसी दोस्त है मेरा साहब, और उसी ने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। मैंने मदद की सिर्फ दोस्त बन के, और साहब वो बंसी का ही योजना थी कि ऐसा लगे कि वो खून वो तीनों ने किया साहब। और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। अगर तुमने वो चिट्ठी नहीं लिखवाई होती ना, तो हम लोग कुछ दिन इधर उधर भटकते, लेकिन आते तुम्हारे ही दरवाजे पर। ऐसा भी क्या हुआ था बंसी जो तुमने अपने ही खून की जान ले ली? अल्पा बहन चलो, तुम्हें बोलो बोलो। सीधे तरीके से बोलोगे या अपने तरीके से उगलवाऊं?
दुपट्टा नहीं उतारा था, मेरे खानदान की इज्जत उतारी थी मेरी दीकरी ने। चल कुत्ता रुक जा, उतरे। उसके साथ, हाँ, उसके साथ, वो भी खुले में। मैं जो है हमने मुझे तो लगता था लड़का नहीं हो तो क्या हुआ, लड़का लड़की एक अच्छे, लेकिन आज मुझे लगता है कि लड़की होनी नहीं चाहिए जो अपनी मर्यादा का ध्यान न रख सके। मर्यादा सोच है बापू, आप लोगों की सोच की मर्यादा छोटी है। जब उस दिन आपने इतना बड़ा हंगामा किया, हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, मेरा और वरुण का प्रेम कई दिनों से, लेकिन आपने उस दिन देख लिया तो डर ही गई। मैंने कुछ बोला नहीं, और वैसे भी आप कहाँ किसी से कुछ बोलने देते हैं। आपको तो बस वरुण पर गुस्सा है क्योंकि हमारा जोड़े बात करे छे, प्रेम करे छे। मैंने इसी दिन के लिए इसको हमने छूट दी थी, इसी दिन के लिए इसको पढ़ाने के सपने देखे थे हमने। कभी सोचा है नानी बहन जताई क्या असर पड़ेगा उस पर है? खुलेआम गांव में पेड़ के पीछे फिर बापू ने बदनसीबी देखना पड़ा उन्हें ये सब। गांव के और लोगों ने देख लिया होता तो वरुण के साथ जो कर रही थी मैंने आमा कहीं खराब न दिला तू। जो आप लोग कर रहे हो ना वो गंदा है, और आज के बाद मुझे कभी रोकना मत। आप मारी जिंदगी छे, मुझे जैसे चाहिए मैं जीऊंगी। हाँ साहब, हमने नैना को मार डाला, मर्यादा का उल्लंघन किया था उसने। किसी की जान लेना मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, और उसके बाद ऐसा भयानक, ऐसा भद्दा प्लान जिसमें कि वो 3 मासूम फंस जाए, क्या ये हरकत किसी मर्यादा को पार नहीं करती? उन तीनों को तो सजा होनी चाहिए साहब। सजा किसे होगी ये हम सब जानते हैं, और ऐसी सजा होगी कि झूठी मर्यादा के नाम पर जान लेने वालों के लिए मिसाल बन जाएगी। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब हाँ साहब, खेत में पेड़ के पीछे मैं था नैना के साथ, हमारे बीच संबंध भी हुए थे, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया साहब। मैं प्रेम करता था उससे साहब, प्रेम करता था मैं उससे। मैं जानता हूं वरुण, नैना का खून उसके माँ बाप ने किया है। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि नैना के बाप ने तुम्हें और नैना को रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैं बहुत डर गया था साहब, डर गया था मैं। हर्षिता राठौड़ को उसके मामा को सौंप दिया गया है। जैसे ही असली गुनहगार पकड़े गए, अतुल और चंदन को भी तुरंत रिहा कर दिया गया। नैना नाबालिग थी और एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 17 वर्षीय नाबालिग वरुण को जुवेनाइल होम भेज दिया गया, पर अब उसकी जमानत हो गई है। हे भगवान, सु जमानो आयो छे, हम सबको अच्छा उल्लू बनाया, क्या नाटक किया, खुद ही अपनी बेटी की जान ले ली। अरे भाई, मैं तो पहले से ही कह रहा था, माना कि ये तीनों छोकरे मवालीगिरी करते हैं, लेकिन किसी का खून कर डाले ना भाई ना, इतनी हद तक ये छोकरे नहीं जा सकते। तो परेश भाई, कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? बंसी भाई तो बंसी भाई, अल्पा बेन पर, अरे एक माँ अपनी बेटी की जान कैसे ले सकती है? बंसी राठौड़, उसकी पत्नी अल्पा और बंसी के दोस्त गोविंद को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए,
धारा 177 के तहत झूठी इंफॉर्मेशन देने के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। 15 वर्षीय हर्षिता इस वक्त अपने मामा की देखरेख में है। एक नाबालिग बेटी का या बेटे का भी सेक्सुअली एक्टिव होना किसी भी हिंदुस्तानी माँ बाप का इसके लिए चिंताजनक होना स्वाभाविक है। बच्चों की इस बेहद सेंसिटिव उम्र से और उनके मन और शरीर में चल रही कश्मकश की आंधी से बहुत ही मैच्योरिटी और समझदारी से निपटने की जरूरत है। लेकिन बंसी एक ऐसा बाप था जिसे अपनी बेटी का किसी लड़के से बात तक करना हजम नहीं हो पाता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बनाए गए बर्ताव के नियम दरअसल उसकी औलाद के जज्बात का गला घोट रहे थे। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि उसी बंसी राठौड़ को अपनी बेटी का गला घोटकर उसका कत्ल करना हजम हो गया और अपनी दूसरी बेटी हर्षिता का इस्तेमाल करके 3 निर्दोष युवकों की जिंदगी दांव पर लगाना भी उसे गलत नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह के केसेस सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही पाए जाते हैं। गांव हो या शहर, इस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर और संकुचित सोच ले देकर हर तबके में बराबर ही है। जरूरत है कि ऐसी सोच को हम सब लोग बदलें और बदलवाने में मदद करें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।